लोग इतना क्यों पसंद करते हैं मोदी साहब को? मामलात क्या हुए हैं? गोवा भी जीत गए, उत्तराखंड में भी जीत गए, मेरा उधर यूपी में भी मेजोरिटी है, मणिपुर में भी है, बस पंजाब में आप आई है। तो क्या हुआ, क्या है? ये चुगलू फिर है। हाँ जी, आपने सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए थैंक यू, और बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर आपको याद है, हम पहले भी इस पे बात कर चुके थे, तो मैंने बोला देखिए 4 स्टेट तो बीजेपी निकालेगा, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। पंजाब नहीं निकलेगा, उसका कारण है, तो पहले आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेट है वो यूपी। देखिए यूपी में करीब 80 सीटें होती चीमा साहब, और हमारे पार्लियामेंट में करीब 450 सीटें हैं। अगर आपको दिल्ली जीतनी है तो उस दिल्ली का गेटवे यूपी से निकलता है, पॉलिटिकल गेटवे ऑफ इंडिया इज इन यूपी। क्योंकि अगर आपको 200-250 सीटें जो आपको चाहिए, अगर आपने 80 यूपी में निकाल ली, तो लगभग मान लीजिए 40% लड़ाई आप जीत गए, बाकी इंडिया है, मतलब दिस इज हाउ यूपी वर्क्स। ठीक है जी। तो यूपी में पिछले 40 साल से कोई गवर्नमेंट रिपीट नहीं हुई, पहली बार गवर्नमेंट रिपीट हुई है, पहली बार सीएम रिपीट हुआ है। एक और जिंक्स था, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, धारणा सी थी कि जो सीएम नोएडा आएगा वो आएगा नहीं, वो हार जाता, उसकी सत्ता चली जाएगी। योगी जी कई बार नोएडा आ लिए, मोदी जी आ गए, उन्होंने सबसे पहले बोला था मैं नोएडा ही चलूंगा, जहां तुम कहते हो जाने के बाद में जहां। लेकिन सर ये जो इंडिया के इलेक्शन है, इसमें जो अभी तक बताए जा रहे हैं, मैं देख रही थी कि जो 5 रियासतें, अगर 5 स्टेट्स की बात कर लें, तो उसमें अभी तक भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को ही अक्सरियत हासिल है। बीजेपी इस वक्त विनिंग पोजीशन में है, काफी ज्यादा सीट्स वो ले चुके हैं। और अगर हम पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब में नई दिल्ली जो है, खासतौर पर आम आदमी पार्टी जो है, उसने कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ दिया और कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो गढ़ था वो उनके हाथ से निकल चुका है। लेकिन इसमें जो ओवरऑल सिचुएशन है वो ये है कि बीजेपी, भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बहुत विनिंग पोजीशन में है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? क्या ऐसे ही एक्सपेक्टेड था, और इसके बाद फ्यूचर का सिनेरियो क्या नजर आ रहा है? थैंक यू जी। बिल्कुल नहीं जी, ऐसी बात नहीं थी कि ऐसे ही एक्सपेक्टेड था। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड भी हैं इन इंतखाबात में, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें बहुत सारे जो है ना वो लेसन्स हैं इंडियन पॉलिटिक्स के लिए, और एज वेल एज पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लेसन इसमें इसलिए हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन लेसन है कि आप ये देखें, इतना बड़ा वैसी पैमाने पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतने दिनों का एक प्रोसेस है जो इलेक्शन का, तो उसके अंदर आपने हर तरह की जो है वो इल्ज़ामात सुने होंगे। मैनिपुलेशन हो गई, रिलीजन इस्तेमाल हो गया, नेशनलिज्म इस्तेमाल हो गया, ये कह दिया वो कह दिया। लेकिन अल्टीमेटली जो सबसे बड़ी और हैरत अंगेज बात यह है कि धांधली का कोई इल्ज़ाम जो है वो नहीं आया, कोई काबिल जिक्र इल्ज़ाम, जो कि इस बात की बहुत बड़ी निशानी है कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो कितनी मजबूती से अपनी जड़ें बना चुकी है। और इस हवाले से जो है वो जाहिर है देखने की ज़रूरत है कि किस तरह जो है वो उस डेमोक्रेसी की जो भी मैकानिज़्म है उसको समझा जा सकता है और उससे इस्तेफादा किया जा सकता है। ये तो एक ज़िमनी बात हो गई, लेकिन इन इलेक्शन में बहुत सारे नतायज जो हैं वो हैरत अंगेज भी हैं। बाद ऐसी जगहों पे भी बीजेपी जीत गई है जहाँ पे लोग उसको तवक्को नहीं कर रहे थे। वो ये समझ रहे थे कि इस दफ़ा जो है वो इस तरह की सिचुएशन बन रही है कि मुमकिन है बाज़ जगहों पे वो ना जीत सकें। लेकिन जिस तरह के अभी जो है वो राहुल गांधी ने एक्सेप्ट किया है, कल ही मेरे ख्याल में मैंने उसका ट्वीट देखा था, जिसमें उसने 2 चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की हैं कि मैं जो हम्बली जो है इलेक्शन के नतायज को एक्सेप्ट करता हूँ, और इलेक्शन के नतायज को उसने पीपल्स वर्डिक्ट कहा है। तो पीपल्स वर्डिक्ट जो है, इसमें यही वही बात आप कहते हैं कि देखें ये इतने कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी रही है और इतने बड़े पैमाने पे कांग्रेस को एक कंपीटिंग किस्म की फोर्स समझा जाता था। कांग्रेस की हवाले से अगर आप उस तरह हिस्टोरिकली देखें तो कहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी और इस तरह की बड़ी बड़ी जो इंडिया की असल पहचान और बड़ी बड़ी शख्सियात रही हैं, इतना लंबा अरसा जो है वो कांग्रेस ने रूल किया, लेकिन बिलाखिर अवाम ने उनको इस तरीके से रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बड़ा एड़ी चोटी का जोर लगाया, क़यादत के चेहरे बदलने की कोशिश की, सब कुछ किया। जिसका मतलब ये होता है कि जो किसी भी मुल्क की जो पॉलिटिक्स है ना, उसके अंदर जो फरसूदगी है और
क्या वजह नजर आ रही है आपको कि इसका मतलब ये हम लें कि बीजेपी ज्यादा पॉपुलर, मजीद पॉपुलर थी, लेकिन ऐसा लगा इस इलेक्शन से कि उनकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा हुआ? बिल्कुल, बीजेपी की पॉपुलैरिटी में पूरे भारत में इजाफा हो रहा है। और अगर आप देखें यूपी के ऐसे इलाके जहां पे मुसलमानों की अक्सरियत है, उन इलाकों में भी बीजेपी जीती है, बीजेपी को ज्यादा वोट मिले, क्योंकि जो मुसलमान ख्वातीन हैं, औरतें हैं, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। क्योंकि बीजेपी ने जो औरतों के लिए इस्लाहात किए हैं, जिसमें 3 तलाक है और चीजें भी हैं, उसकी वजह से बेशक वो घर में ये कह के गई होंगी कि हम कांग्रेस को वोट देने जा रही हैं, या जो उनका पति उनको कह रहा होगा कि भाई फलानी पार्टी को वोट दो, समाजवादी को दे दो, तो वो घर में तो यही कह के निकली है कि हम उसी को वोट देंगे, लेकिन वहां जाके ठप्पा उन्होंने बीजेपी के ऊपर लगाया है। ये वजह है कि बीजेपी जो है वो 4 स्टेट्स में, खासतौर पे यूपी में दोबारा जीती है और भारी अक्सरियत से जीती है। तो ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि बीजेपी हिंदुत्व के नारे पर खड़ी होकर मुसलमानों का अत्याचार कर रही है, मुसलमान एंटी मुस्लिम पार्टी है, ये बिल्कुल गलत बात है। बीजेपी एंटी मुस्लिम है या नहीं है, बीजेपी प्रो इंडिया पार्टी है। और मैं आपको बताऊं फरूक भाई, इंडिया की हिस्ट्री उठा के देख लें, पहली दफा बीजेपी की शक्ल में जो ये गवर्नमेंट जब से बननी शुरू हुई है बीजेपी की, पहली दफा इंडिया में इंडिया की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो है वो बनना शुरू हुई है। एक ऐसी हुकूमत जो वाकई में भारत का इंडिया फर्स्ट के जो है नारे पर खड़ी है और कर रही है। इंडिया में जितनी डेवलपमेंट हो रही है, यूक्रेन में के मसले पे जिस तरह से बुर्दबारी से ये चल रहे हैं, चाइना के साथ जब लड़ाई शुरू होने लगी थी उस वक्त जितनी होशियारी और समझदारी के साथ उसको टैकल किया, कश्मीर के मसले को जितनी खुश उसलूबी से इंडिया के यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं और किया है, तो ये सारी चीजें इस बात की गमाजी करती हैं कि बीजेपी इज अ वेरी सीरियस पॉलिटिकल पार्टी एंड दे आर रनिंग द गवर्नमेंट प्रैक्टिकल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और कि मतलब योगी जी और मोदी जी, यकीनन मोदी जी एक मतलब पूरे एक लार्ज स्केल पे हम उनको देखते हैं, वर्ल्ड लीडर के तौर पे नजर आ रहे हैं वो, लेकिन योगी नाथ जो है वो भी ऐसे लग रहा है कि वो भी काफी तेजी से मतलब हिंदुस्तान में उनकी पॉपुलैरिटी में भी काफी इजाफा हो रहा है। तो इन फ्यूचर आपको लग रहा है कि मोदी जी कोई मतलब कहें कि ठीक है यार 2 दफा मैंने प्राइम मिनिस्टरशिप कर ली, अब योगी नाथ साहब को जो है मौका दिया जाए और उनको हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, ऐसा कुछ नजर आ रहा है इन नियर फ्यूचर? देखिए जी, बीजेपी के पास ऐसे बीजेपी लीडरशिप में ऐसे कई लोग हैं जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने की अहलियत भी रखते हैं, सलाहियत भी रखते हैं, लेकिन मैं कोई ऐसी स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता। ये बीजेपी की पार्टी का अपना फैसला होगा कि वो अगले जो है वो किसको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर लेकर आते हैं। उससे मैं नहीं समझता कि बीजेपी की जो पॉलिसीज है उनमें कोई तब्दीली आएगी। ओके राइट, बिल्कुल सही है। आपने मतलब 2-3 चीजों का जिक्र किया, स्पेशली अगर हम इस वक्त बात कर लें जिस तरीके से रशियन प्रेसिडेंट के साथ बातचीत हुई यूक्रेन के मसले पे, फिर कैमरॉन के साथ बातचीत हुई यूक्रेन के मसले पे, तो उस कॉन्टेस्ट में मैं पूछना चाह रहा हूं कि मुझे मतलब पाकिस्तान में बैठ के हमने तो ना योगी जी को देखा है और ना मोदी जी को देखा है, मतलब वही बात है कि टीवी पे देखते हैं, हिंदुस्तान कभी जाना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एज ए लीडर मुझे जो मोदी जी इस वक्त नजर आ रहे हैं या मतलब पिछले 5-7 सालों में उन्होंने जो चेंज लेके आए हैं वो हिंदुस्तान को वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, उस कॉन्टेस्ट में आपसे पूछ रहा हूं कि वो मतलब ताकत तो रखते हैं उसको कंटिन्यू रखने की, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर और एज ए लीडर? देखिए फर्क यूसुफ जई साहब, मैं हमेशा कहता हूं कि आधा तीतर आधा बटेर नहीं होना चाहिए। ओके। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि दरिया के दरमियान में नहीं तैरते रहना चाहिए, कोई किनारे की तरफ रुख करना चाहिए, किनारा पकड़ना चाहिए। तो दरमियान में तैरने वाला थक जाता है, डूब जाता है। इसी तरह मैं कहता हूं पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ अचीविंग द पॉसिबल। अब आप ये तीनों चीजें आपको जो है इस वक्त की भारतीय सरकार में नजर आई, और मैं समझता हूं कि उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ जो है वो भारत का जो इकोनॉमिक जो डायरेक्शन है उसको डिसाइसिवली एंड कंक्लूसिवली नेशनलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से निकाल के नियो लिबरल फ्री ओपन मार्केट इकोनॉमी की तरफ उसको लेके गए हैं, यानी वो किनारा पकड़ा है उन्होंने।